स्वागत है आप सभी का हमारे द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम नाटक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम बकरी नाटक पढ़ चुके हैं। आप लोगों को बता दूं, सूचित कर दूं कि बकरी नाटक को हम बेहतरीन इसी नोट्स में, इसी प्रकार के नोट्सों से हम पढ़े हैं। आप जाके बकरी नाटक पढ़ लें, उसके बाद अंधायुक नाटक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको एक बार मैं नाटक से अपने रूबरू करा दूं कि अंधायुक नाटक जो हमारा नाटक होगा, आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा कहीं नोट्स, ठीक है, या इस प्रकार का चैलेंजिंग काम कोई नहीं करके दिखाएगा। एक बार मेरे नोट्सों की तरफ देखें, ठीक है। मुझे आभास होगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि हाँ ये पूछा जा सकता है, मुझे लगा, मैंने उसको एक अंडरलाइन किया है, कलर किया है। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत अच्छा भी लगे। ठीक है, हर तरीके से कोई ऐसा पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जिसमें कि आपको कभी ये कहने को मिल जाए कि सर ये पॉइंट छूट गया है। आप मेरे नोट्सों को गौर से देखें। ठीक है, यानी ये भूमिका थी ये नाटक की, और इसी नाटक पे देखो, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह ने इस नाटक के बारे में क्या कहा है और धर्मवीर भारती के बारे में क्या कहा है, वो पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इसी एक ही पीडीएफ में। इस पीडीएफ से बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नाटक से संबंधित कोई भी पॉइंट अगर पूछा गया तो ये ज़्यादा वैसी बात नहीं, पर आपको इससे बाहर वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, इसकी विषय वस्तु मैंने भी रख ली है। ठीक है, फिर इसके पात्रों के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की है। ठीक है, और फिर इसका संपूर्ण नाटक भी है। ठीक है, फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं ये भी देख लो। फिर इसका कथासार मैंने अंकों में जो दिया है वो भी आपको अच्छा लगेगा। यानी पहले आपको कथासार, एक जो है कथा बता दूंगा कि इसकी कथा क्या है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से नाटक शुरू होता है स्थापना से, और एक एक लाइन बाय लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगा। वैसी ऐसे एक आधे पॉइंट छोड़ दिया है जो नहीं ही पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि जैसे कहाँ गए थे ऐसे कोई पॉइंट वो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं मेरे नोट्सों को, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये पहली बार आपको यूट्यूब में मिला है। ठीक है, देख लो, ये अंक मेरा पहला अंक शुरुआत है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रूबरू करा रहा हूँ, फिर मैं इसको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, विश्वास है आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, और फिर कहता हूँ अगर आपको अच्छा लगे, नोट्स मेरे अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो कम से कम आपसे एक उम्मीद मैं करता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों से इसको रूबरू कराएं कि देख लो कि यूट्यूब में एक ऐसे भी सर आए हैं कि जो एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नोट्स देते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपको मैंने दिखा दिया, हालांकि बहुत लंबा है, मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा तो साथ साथ में नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये रहे हमारा। और मैं आपको एक जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमने टारगेट रखा है 25 अप्रैल तक 8 यूनिट में कंप्लीट करके दूंगा। 2 यूनिट को छोड़ूंगा मैं उस प्रकार से नहीं छोड़ूंगा कि बिल्कुल ना पढ़ाऊं। हाँ, जो सिर्फ भूमिकाएं, सबकी एक एक रचना की भूमिका, ठीक है, उनका पात्र परिचय, उसमें की महत्वपूर्ण लाइन, ठीक है, मैं करवाऊंगा अगर समय रहा। ठीक है, इतना तो समय मिलेगा। बाकी इन 8 यूनिटों को मैं आपको बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ। कम से कम 70 से 75% आपको यहीं से मिल जाएगी नोट से। ठीक है, ये दावा है। इतिहास भी आपको पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना जो है कंप्लीट करो। मैं आपको बता दूं कि क्लास में भी मेरी क्या क्या चल रही। दूसरी यूनिट में हम ये प्रयोगवाद पे पहुँच चुके हैं। तीसरी यूनिट में भारतीय काव्यशास्त्र हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पाश्चात्य हम शुरू कर देंगे आज से कल में। ठीक है, और 5वीं यूनिट में कविता में 2 लोगों की कविता, हम धूमिल की संपूर्ण कविताएं और भवानी प्रसाद मिश्र की संपूर्ण कविताएं। आपको भवानी प्रसाद की मिश्र की जो कविता पढ़ोगे, जाना प्ले लिस्ट में देखना, यूनिट 5 में भवानी प्रसाद की कविता सतपूर्णा के जंगलों, गीत फरोश, इन कविताओं को जो मैंने आपको जिस शैली में गाया है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। समझाया भी है, गाया भी है, समझाया भी है। ठीक है, और कहानी में भी हमारी 3 से 4 कहानियां हो चुकी हैं। नाटक हमारे चली रही हैं और ये दूसरा नाटक है। ठीक है, इसके बाद मैं तुरंत आपका वो नाटक अंधेर नगरी पढ़ाऊंगा। अंधेर नगरी नाटक आप पढ़ोगे एक नए अंदाज में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं अंधायुक नाटक। आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब, कमेंट करके बता दिया करें कि सर
आपने जिस प्रकार से पढ़ाया, मैं अगर अच्छा पढ़ाया हूँ तो आप अच्छा वाली कमेंट करें, अगर खराब पढ़ाया हो तो खराब वाली। मैं ये इसमें कोई आप जैसा कहोगे उसी प्रकार से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो अंधायुग नाटक हम पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए अंधायुग नाटक धर्मवीर भारती ने 1955 में लिखा था और धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? 1926 में। अंधायुग देखो, ये एक महाभारत के ऊपर लिखी गई, यानी महाभारत, इसकी कथा महाभारत से ली गई, मगर कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक नाटक है, ठीक है, जो युद्धों के खिलाफ है। जैसे हमारा उस टाइम दूसरा युद्ध 1955 का समय है, तो हमारा दूसरा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उसी युद्ध को टारगेट करके लिखा गया था कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में जरूरी नहीं है, ठीक है। ये अंधायुग नाटक सिर्फ इतनी बात बताता है, ठीक है। देखो, इस नाटक के आपको बता दूं 5 ये अंकों में है, ठीक है, 5 अंकों में है, ये 5 अंकों में नाटक है। और इस नाटक की एक ऐसी खास बात है कि इसकी स्थापना भी हुई है और इसका समापन भी है, ठीक है। मैं एक एक भूमिका, एक एक नाटक में जो है अंकों बात करूंगा। जो इसकी स्थापना है, उस स्थापना का नाम है अंधायुग, ठीक है। पहला अंक जो नाटक का नाम है, उसका नाम है कौरव नगरी, पहला अंक। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये सब ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे अंक का नाम क्या है? पशु का उदय। तीसरे अंक का नाम भैया क्या है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। क्या नाम है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। और एक चीज याद रखना, तीसरे अंक के बाद आता है हमारा अंतराल। ये अंतराल आपसे पूछा जा सकता है, ये अंतराल का नाम क्या है? पंख, पहिए और पट्टियां। पंख, पहिए, पट्टियां भी मिल सकता है, और शब्द लगा होना जरूरी है। क्या पता पंख और पहिए पट्टियां भी मिल जाए। इस शब्द को गौर से ध्यान कर लो कि पंख, पहिए और पट्टियां हैं, ठीक है। चौथा अंक मैं आपको बता दूं क्या है? गांधारी का साप है। क्या है? गांधारी का साप। पांचवा अंक क्या है भैया? विजय एक क्रमिक आत्महत्या। समापन में आप बता दूं, समापन में क्या है? प्रभु की मृत्यु। वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापना अंधायुग है, समापन प्रभु की मृत्यु से है, ठीक है। चल, अब इसकी अगर आपको ट्रिक याद करनी तो आप ऐसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं 5 अंकों की। कि भैया जानते हो, एक बार की बात है, कौरव पशु थे। कौरव क्या थे? पशु थे, जो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सके। बस इतनी लाइन समझ लो कि ये कौरव पशु थे, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सके, इसीलिए गांधारी की विजय हुई। हालांकि गांधारी की विजय नहीं हुई, ऐसे कर सकते हो कि क्या है? कौरव पशु थे जो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सकते, इसीलिए गांधारी की विजय नहीं हुई। एक लाइन में सारे क्रम याद हो गए कि कौरव पशु थे जो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सके। कौरव पशु थे कि अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सके, इसीलिए गांधारी की विजय नहीं हुई। कौरव पशु थे कि अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सके, इसीलिए गांधारी की विजय नहीं हुई, ठीक है। मैं आपको ऐसे का शब्दों में नहीं, सीधे उन शब्दों से जोड़ लो, अपने आप को जोड़ लो। अच्छा, कौरव सच में क्या थे? पशु ही थे, इसीलिए अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नहीं समझ सके, गांधारी की विजय नहीं हुई, ठीक है। तो यह मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाटक पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा क्या है? पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, और तीसरे के बाद है, तीसरे चौथे के बीच में है अंतराल, ठीक है, जो पंख, पहिए और पट्टियां। चौथा अंक क्या है हमारा? गांधारी का साप, ठीक है। पांचवा अंक विजय क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। अब देखो इसकी भूमिका लिखते हैं हम, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको धैर्य रखना है, ये 2 क्लास में भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको उस प्रकार से नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई आए 15 मिनट में अंधायुग नाटक खत्म कर दिए, आधा घंटे में अंधायुग नाटक खत्म हो गया। वो जो भी आपको पढ़ाते हैं मैं उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आधा घंटे में आपको किसी नाटक को समझा देते हैं। भैया मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे आपके साथ खेलना नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे भटकते रहते हैं जो बहुत शॉर्ट में चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ना है, मन से पढ़ लो, बात खत्म। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, वो कुछ भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, यानी हिंदी साहित्य में आप पढ़ रहे हैं, कोई नाटक पढ़ रहे हैं, क्या कौन सी लाइन पूछ लिया, अब उसका कोई भरोसा नहीं रह गया, ठीक है। तो संपूर्ण तो ना पढ़ो, संपूर्ण क्या, अब जैसे मैं अभी जिस मेरे नाटक को देखना, गौर से इस नाटक में देखना, आपको कहानी भी समझ में आएगी और फालतू के पॉइंट भी नहीं होंगे, ठीक है। ये आप कहीं नोट करके रख लो। अगर अंधायुग नाटक से कोई भी पॉइंट पूछा गया, अगर मेरे PDF से बाहर गया,
ठीक है, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, एक बार भरोसा करके देखो, ठीक है। जब आए पॉइंट आए तब मुझे बताना, मैं बाकायदा इसकी फ़ोटो डालूंगा कि हाँ यहाँ से ये कथन पूछा गया है, अगर अंधा एक नाटक से पूछता है तो, ठीक है। चलो कथन क्या है देखो, कि अब कोई कथन पूछ ले इतिहास के, कोई विचार का, अब आधुनिक, क्योंकि एक चीज़ ये भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है, कि एक पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि हर एक के नाटक के बारे में हर किसी ने अपने मत दिए हैं। जैसे 4-5 लोग मुख्य हैं, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, नगेंद्र और नामवर सिंह, ठीक है। तो नगेंद्र नामवर सिंह तो उनको 1 मिनट के लिए रुक जाओ, उनकी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी बुकें मेरे पास नहीं है इस टाइम, मैं मंगवा रहा हूँ, ऑर्डर किया हूँ, आ जाएंगी जल्दी, ठीक है। बाकी इन 4-5 के जो बहुत फेमस राइटर हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, सब पर इन्होंने कमेंट नहीं किया। जिस पर भी, जिस कहानी जो तुम्हारे सिलेबस की है, जो कहानी चाहे नाटक चाहे कविता कोई भी है, जिस पर भी कोई भी कमेंट किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखना, भरोसा रखे करो। इनसे अगर कोई पॉइंट इन 4 राइटरों में कोई पूछता है तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ढूंढ के यही काम करता हूँ। चलो, तो अब कथन यहाँ से याद रखना है कि अपने भूमिका में लिखते हैं। और एक बात बता दूँ, कोई पॉइंट छोटा नहीं है, चाहे भूमिका की हो चाहे किसी के विचार की हो। अंधा युग कदापि ना लिखा जाता। क्यों ना लिखा जाता भाई? यदि उसका लिखना ना लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। कहते हैं कि अंधा युग नहीं लिखता मैं, अगर उसका लिखना मेरे बस की बात नहीं, यदि उसका लिखना ना लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। कहते हैं कि इस कृति का पूरा जटिल विमान सब मेरे अंतर में उभरा तो असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिषिप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। बहुत अच्छा कथन है ये, बहुत अच्छा कथन है कि इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे, यानी जब ये पूरा इस क्या नाम है, इस कृति यानी इस रचना का पूरा जटिल विधान मैं लिखना जो चाहता था, जब मेरे अंतर में उभरा, मेरे मन में आया तो असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित में पड़ गया, थोड़ा डर भी लगा। सोचा उभरा, अगर मैं उभरा तो क्या नाम है, थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिषिप्त भूमि पर एक कदम भी रखा, यानी मैं इस नाटक की गहराई में एक कदम भी रखा फिर बच के नहीं लौटूंगा, यानी मुझे लिखना पड़ेगा। इस कथन की ये एक बात महत्वपूर्ण थी। अच्छा कथन है। पर इन्होंने कहा पर एक नशा होता है। कथन बहुत अच्छा है भूमिका से। पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वत आकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अपनापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के प्रकार की, सत्य के मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई। ये कथन पूछा जा सकता है कि पर एक नशा होता है, पर एक ऐसा नशा होता है कि अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों खाली हाथ जूझने का। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कहते हैं कि एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनमें हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनमें हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों न निडर धसूं, इनमें धस कर भी मैं मर नहीं सकता। हम ना मरे हैं संसारा। कबीरदास की पंक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि किस नाटक की भूमिका में कबीरदास की पंक्ति का प्रयोग हम ना मरे हैं संसारा प्रयोग किया गया है, तो अंधा युग नाटक की भूमिका में इंपॉर्टेंट है। पर नहीं संसार भी क्यों मरे, मैंने जब तक वेदना की भोगी है, जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है कि जहाँ निजी, याद रखना, जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते। कहियत भिन्न न भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं।
कहियत भिन्न न भिन्न। या तो व्यापक सत्य है, या तो व्यापक सत्य है, जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है, उसी की मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। ये कथन, ये समझ लो कि ये धर्मवीर भारती अपने भूमिका में लिखते हैं। भूमिका हर नाटक की, हर एक कविता की, जिसकी मिलें पढ़ो जरूर, क्योंकि भूमिका से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर इन नाटकों के आपको नोट्स चाहिए, वो किसी भी यूनिट के हों, उसमें प्रैक्टिस भी शामिल है, तो इस नंबर पे शामिल जो है व्हाट्सअप मैसेज करें 97 21 56 58 और 75। ठीक है, 75 लिख लो, यहाँ पास में आ गया है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 75 लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 75। मात्र 299 में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मैं ये भी साथ में कहता हूँ, नोट्सों के अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, जेआरएफ आपके हाथ में होगा। एक बार भरोसा करके देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अलग बात है कि हाँ अभी नया नया है तो आपको लगता होगा मैं कैसे भरोसा करूँ, और एक बार मेरा पढ़ के देखते हो, मिला लो, कहीं से मिला लो, जो आपको इस यूट्यूब, सब पूरे यूट्यूब में यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट के टीचर की बात करता हूँ, जिसको आप बेहतर मानते हैं, उसके नोट्सों से मेरे नोट्सों को मिला लेना। ठीक है, फिर मुझे बताना। किसी भी यूट्यूब में, मैं सॉरी इस यूट्यूब में किसी भी टीचर की बात करता हूँ मैं, ये ना तो गर्व की बात है, मुझे पता है कि इतना गहराई में शायद किसी ने पढ़ाया हो। ठीक है, चलो घटनाकाल देखते हैं। घटनाकाल, ये याद रखना, इस नाटक का घटनाकाल वेरी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत के 18वें दिन, याद रखना 18वें दिन की संध्या, मतलब शाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, इसका बहुत पूछा जाता है। महाभारत के 18वें दिन के शाम से, संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ यानी सुबह, प्रभास तीर्थ कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक इसका घटनाकाल है। 18वें दिन, जब क्योंकि 18 दिन महाभारत चलती है, और उसके जो शाम से लेके सुबह तक और कृष्ण की मृत्यु तक ये कथा इसकी चलती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ इसके निर्देश हैं। ठीक है, निर्देश समझो क्या है इस नाटक के। नाटक के रंगमंच के लिए सफल, ये भी कहा है इन्होंने कि ये सफलतापूर्वक नाटक रंगमंच के लिए ही लिखा गया है। ठीक है, तो उसके निर्देश क्या है। बाई चांस आपको कोई व्यक्ति अगर नाटक को रंगमंच पे ले जाना चाहता है, तो उसके लिए इसमें निर्देश दिए जाते हैं कि ये चीज़ें रंगमंच के लिए होनी चाहिए। वही ये निर्देश हैं। क्या होता है निर्देश, देखो, कहते हैं कि इस दृश्य काव्य, याद रखना दृश्य काव्य वही होता है नाटक, यानी जो देखने लायक हो। जिन समस्याओं को उठाया गया है, उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया, महाभारत के उत्तरकाल की, यानी बाद के समय की। ठीक है, क्योंकि महाभारत तो 18 दिन में समाप्त हुआ था, रात से स्टार्ट होती है। ठीक है, अधिकतर कथा वस्तु क्या है, प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद्य है, कुछ स्वकल्पित यानी जो स्वयं कल्पना की है, कुछ तत्व उत्पाद्य, कुछ स्वयं जो है स्वयं कल्पना की है। पात्र कुछ जो है स्वकल्पित घटनाएं हैं, यानी कुछ जो है पात्र इन्होंने जो है कल्पना किए हैं, और कुछ घटनाएं भी इन्होंने कल्पित किया है। प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे जब कथन क्रम में पूछे जाएंगे, क्रम नहीं मतलब कथन निष्कर्ष में, जब कोई नाटक या किसी भी हिंदी साहित्य में बनता है, तो इसी के लिए भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी हर एक पहलू पे आपकी जानकारी होना चाहिए। इन्होंने कहा कि दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं। दो प्रहरी, हम फंसे हुए ऐसे अभी आगे चल के पढ़ेंगे। बहुत कुछ ग्रीक कोरस, याद रखना ग्रीक पद्धति को अपनाया है, निम्न वर्ग के पात्रों की भांति हैं। याद रखना, जो दो प्रहरी जो घटनाओं की स्थितियां अपनी व्याख्यान देते चलते हैं, वो ग्रीक कोरस निम्न वर्ग के पात्रों की भांति हैं। ऐसा पहले ग्रीक कोरस में होता था। ठीक है, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी याद रखना, क्योंकि वो एक प्रतीकात्मक है। कृष्ण के वध करता, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण की जिसने मृत्यु की थी उसका नाम जरा था। क्या नाम था, जरा था। ऐसा भागवत में, याद रखना कहाँ मिलता है, भागवत में भी मिलता है। लेखक ने उस वृद्ध याचक की प्रेत काया मान लिया है। याद रखना इसमें वृद्ध याचक माना है
और जो है ओरिजिनल में किसने मारा था, जरा ने मारा था। ठीक है, जरा ने। समस्त कथा वस्तु है वो यह 5 अंकों में विभाजित है। ये भी याद रखना, कितने अंकों में, 5 अंकों में विभाजित है। बीच में अंतराल है, मैंने आपको बताया था। अंतराल के पहले दर्शकों को यहाँ पे थोड़ा क्रम में लिख लो, पहले दर्शकों को लंबा मध्यांतर दिया जा सकता है। ये बात ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको नाटक देखना है तब। ठीक है, मंच विधान जटिल नहीं होना चाहिए, याद रखना, नहीं है। एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा, ये बता रहे हैं, और आगे 2 पर्दे रहेंगे। आपसे सब क्या कोई पॉइंट पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, कि अंतराल में लंबा मध्यांतर रह दिया जाएगा, सही है। मंच विधान इसका जटिल है, नहीं, जटिल नहीं है। एक पर्दा के पीछे 2 स्थायी रहेंगे या 1 स्थायी रहेगा, 2 पर्दे रहेंगे या 1 पर्दा, इस प्रकार से पॉइंट बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। सामने का पर्दा अंक के प्रारंभ में उठेगा, याद रखना, क्या पता पॉइंट में पूछ ले आपसे कि पीछे का पर्दा अंक के आरंभ में उठेगा या सामने वाला, और अंक के अंत तक उठा रहेगा। उस अवधि में एक ही अंक में 2 दृश्य बदलते हैं, याद रखना। उनमें बीच का पर्दा उठता गिरता रहता है, बीच का और पीछे का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि मंच की सजावट कम से कम होनी चाहिए, बहुत लाइटें वाइटें मत लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा। प्रकाश व्यवस्था में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, इसकी प्रकाश व्यवस्था भी देखना है, क्योंकि बीच बीच में अंधेरा होता है। गिद्ध जा रहे हैं, वे तो गिद्ध हैं, एक और क्या नाम है, हस्तिनापुर की तरफ मुड़ गए हैं, वहाँ पे अंधेरा होना चाहिए थोड़ा, तो इसीलिए सब वो मंच विधान बता रहे हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि दृश्य परिवर्तन आपसे पूछा भी जा सकता है कि दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अंक या दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है इस नाटक में। हाँ, बिल्कुल है। यह पद्धति लोक नाट्य परंपरा से ली गई। पूछा जा सकता है कि यह पद्धति कहाँ से ली गई है, लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। कथानक की जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई जाती, उनकी सूचना देने, वातावरण की मार्मिकता को और गहन बनाने तथा कहीं कहीं उसके प्रतीकात्मक अर्थों को भी स्पष्ट करने के लिए कथा गायन की पद्धति अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। अच्छी बात है ना। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, नाटक के अंदर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है नाटक का बाहरी ढांचा पढ़ना। ठीक है, देखो इसमें कह रहे हैं कि कथा गायक भैया 2 रहने चाहिए, 2 लोग कथा गायक होने चाहिए, एक स्त्री हो और एक पुरुष हो। ठीक है, कथा गायन में जहाँ छंद बदला है वहाँ दूसरे गायक को गायन सूत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे भी आशय के अनुसार उचित प्रभाव के लिए पंक्तियों को स्त्री या पुरुष में बांट देना चाहिए। कथा गायन के साथ अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखो, इस पॉइंट को याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो कथा गायन है उसमें वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाए या नहीं, तो इस नाटक के अनुसार नहीं। और भी याद रखना कि जो संवाद हैं, इसके संवाद जो है भैया वो मुक्त छंदों में है। अंतराल में कितने प्रकार की छंद योजना भी उसको मुक्त वृत्त गंधी गद्य का भी प्रयोग किया गया है। वृत्त गुंधी, ठीक है, वृत्त गंधी गद्य की ऐसी पंक्तियां अन्यत्र भी मिल जाएंगी लंबे नाटक में। याद रखना, कह रहे हैं कि लंबे नाटक में, कब, लंबे नाटक में छंद बदलते रहना आवश्यक प्रतीत हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्यथा एक रास्ता आ जाती थी, एक कुछ स्थानों को अपवास रूप छोड़ दें तो प्रहरियों का सारा वार्तालाप एक निश्चित लय में चलता है जो नाटक के आरंभ से अंत तक लगभग एक सी रहती है। अन्य पात्रों के कथोपकथन यानी कथन के उपकथन में सभी पंक्तियां एक ही लय की हों यह आवश्यक नहीं है। जैसे एक बार बोलने के लिए कोई मुंह खोले किंतु उसी बात को कहने में मन भावनाएं कई बार करवटें बदल लें तो उसे संप्रेषित करने के लिए लय भी अपने को बदल देती है। अगली बात करते हैं कि मुक्त छंद में कोई लिरिक प्रवृत्ति, याद रखना, कोई भी लिरिक प्रवृत्ति की कविता अलग से लिखी जाए तो छंद की मूल योजना वही बनी रह सकती है, किंतु नाटकीय कथन में इसमें बहुत आवश्यक नहीं मानता। कहीं कहीं लय का यह परिवर्तन मैंने जल्दी ही किया। उदाहरण के लिए पृष्ठ अगर 76-80 पर जाओगे तो संजय के समस्त संवाद का विशिष्ट लय में है।
पृष्ठ 81 पर संजय के संवाद की याल अकस्मात बदल जाती है। तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। वह देखो, जब अंधा युग प्रस्तुत किया गया तो याद रखना अभिनेताओं के साथ एक कठिनाई देख पड़ी। वो कौन सी? वे संवादों को या तो बिल्कुल कविता की तरह लय के आधार दे देकर पढ़ते थे, या बिल्कुल गद्य की तरह पढ़ते थे। ये जब जो नाटक में जो गीत आए हैं, तो जब ये खेला जा रहा था तो कुछ होता था ना कि लय में एक साथ गाने लिखते थे, या फिर गद्य में ही पढ़ने थे, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं उस प्रकार से पढ़ रहे थे। स्थित इन दोनों की बीच होनी चाहिए। जहाँ पे गाने की जरूरत वहाँ पे गाओ, जहाँ पे नहीं वहाँ पे न मत गाओ। लय की अपेक्षा अर्थ पर बलपूर्वक होना चाहिए, याद रखना ये बात। लय पे नहीं, अर्थ पे जाना चाहिए। किंतु छंद के लिए भी ध्वनित होती रहनी चाहिए। अभी इस प्रकार के नाटकों की परंपरा का सूत्रपात ही हो रहा है। फिर कह रहे हैं किंतु छंदात्मक, याद रखना, छंदात्मक लय, नाटकीय कथन और अर्थ पर आग्रह की जितना सफल समन्वय अश्वत्थामा की भूमिका में, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट बात आ सकती है ये, कि अश्वत्थामा की भूमिका किसने जो है निभाई थी? श्री गोपाल दा ने अंधा युग के रेडियो रूपांतर, याद रखना अंधा युग का रेडियो रूपांतर भी किया गया है, और उसमें वायलूम, अंडरटोन, ओवरटोन, इंपॉर्टेंट ये बातें हैं सब। वायलूम, अंडरटोन, ओवरटोन, ओवरलैपिंग टोन्स, सुरों के कंपन आदि का जैसा उपयोग किया गया है। वह न केवल गीत नाट्यों वरन समस्त नई कविता के प्रभावोत्पादक पाठ की अमित संभावना की ओर संकेत करता है। मूलतः ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही कथन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा चुका होगा कि यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। ये बात याद रखना, ठीक है। और कह रहे हैं कि वह उसी मूल रूप में छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद इसका रेडियो रूपांतर भी प्रस्तुत हुआ। याद रखना, इस नाटक का रेडियो रूपांतर भी प्रस्तुत हुआ था, इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इसके संवादों की लय और भाषा को मांझने में काफ़ी सहायता मिली। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि मंच विधान को थोड़ा बदलकर या खुले मंच व लोक नाट्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ये देखना, अधिक कल्पनाशील निर्देशक इसके रंगमंच को प्रतीकात्मक भी बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखो, बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाटक के बारे में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है ना 1955 में, ये गीत नाट्य में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। बच्चन सिंह कह रहे हैं इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्धजन्य वर्तमान कालीनता की प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं है। याद रखना, बहुत अच्छी तरीके से समझना, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रास्त स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। बाह्य संकट से आगे बढ़ने पर जिन आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ता है वे अत्यंत भयावह होते हैं। कहते हैं कि थीम नियोजन के अतिरिक्त भारती ने इस गीत नाट्य को जो अनेक आयामी धरातल नाटकीय बिंबात्मकता, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, धरातल नाटकीय बिंबात्मकता तथा रचनात्मकता प्रदान की है, वे पूर्ववर्ती नाटकों में नहीं पाई जाती है, इससे पहले नाटकों में नहीं पाई जाती है। इतनी गहरी तथा संवेदनात्मक नाटकीय स्थितियां अन्यत्र शायद ही मिले, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या कहते हैं कि युद्ध क्या देता है, इसमें कौन विजयी होता है और कौन पराजित, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो अर्थशास्त्री आंकड़ों द्वारा उत्तरित नहीं हो सकते। इसका सही उत्तर संवेदनात्मक ज्ञान द्वारा ही दिया जा सकता है। ये कथन इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना आप लोग अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। युद्ध के बाद पहले के सारे अर्थ बदल जाते हैं। पहिए और धुरियों दोनों एकत्र नहीं रह पाते हैं, वो हम अंतराल में पढ़ेंगे। आस्था अनास्था में तथा मूल्य आस्था
अनास्था में तथा मूल्य निर्मूलता में खो जाते हैं। सभी दिग्भ्रमित और बेचैनी से व्याकुल और श्रीहत उठते हैं। बहिर्द्वंद्व के समाप्त होने बहिर्द्वंद्व है के अंतर्द्वंद्व की एक विकराल ज्वाला जगकर सभी को भस्मीभूत कर लेने के लिए उतावली हो जाती है। अंधा युग के युद्ध शेष पात्र अपनी आंतरिक ज्वाला में बुरी तरह जलते प्रतीत होते हैं। चारों ओर निर्जीव खंडित सत्य के 100 बिखरे दिखाई देते हैं, उनके स्थान पर उगते हैं। फिर कहते हैं कि अंतरतम की चीख, नैराश्य, पीड़ा, निरर्थकता, अकेलापन, लेकिन भारती का उद्देश्य केवल युद्ध की फलश्रुति प्रस्तुत करना ही नहीं, उनका कहना या कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे अंत में कथा गायन द्वारा भी पुष्ट किया जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं, देखो पॉइंट ये पूरे एक एक लाइन ले लिया है। प्रश्न किया जाता है कि जिस त्रास्त परिवेश का निर्माण इस नाटक में किया गया है वह पाठक या सामाजिक को इतनी बुरी तरह दबोच लेता है कि उसके निकल पाना कठिन हो जाता है। वृद्ध का यह कहना कि कोई सुनेगा, क्या कोई सुनेगा, क्या कोई सुनेगा, ये आखिरी में मिलेगा आपको, उसकी अपनी आशावादिता पर भी पानी फेर देता है। तो क्या जिन मूल्यों का सृजन भारती ने किया है वे संपूर्ण नाटकीय संदर्भ में अर्थहीन होकर जोड़े हुए लगते हैं? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। ये कथन किसका है आपसे पूछा जा सकता है। इसको 3-4 बार इम्पोर्टेंट लिख लो ऐसे। ठीक है, IMP। ठीक है, आई यानी मैं, MP मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसा नहीं है। और तो इस नाटक को आप लोग उस प्रकार गहराई से पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। चलो आगे देखते हैं। कहते हैं कि प्रभु की मृत्यु के बाद तो त्रास्त परिवेश और गहरा हो जाता है। ठीक है, नीत्शे याद रखना, वाह वाह क्या बात है, नीत्शे का भी वर्णन है इसमें। नीत्शे की इस घोषणा की याद रखना, ये किसने कहा? नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर मर गया, आज की दुनिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। पुराने मूल्य यहीं पर अंतिम रूप से टूट जाते हैं, परंतु इसी जगह से नए मूल्यों का बनना शुरू होता है। भारती ने मूल्यों की तलाश में 3 नाम दिए हैं, याद रखना, दिए नहीं दिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, दिए हैं। साहस, क्या क्या दिए हैं? साहस, स्वतंत्रता और सृजन। आपसे पूछा जाएगा कि धर्मवीर भारती ने मूल्यों की तलाश में कौन से नाम दिए हैं, तो 3, साहस, स्वतंत्रता और सृजन। पर ये मूल्य नितांत वैयक्तिक हैं, इसलिए इतनी बड़ी त्रासदी में वे कहीं ठहर नहीं पाते और ना वे विश्वसनीय ही लगते हैं, किंतु इससे अंधा युग के महत्व में कमी नहीं आती। अगर इन मूल्यों का समावेश इसमें ना होता तो इसकी भयावहता में सामाजिकता अपना मूल्य अनुचिंतन स्वयं करते। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बात को आप समझ लें थोड़ा, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 कैटेगरी में आपका होता है, याद रखना। एक JRF है, ठीक है, आप सबको पता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेट है, और एक का सिर्फ PhD है। आपको लगता होगा PhD और नेट में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 नंबरों का अंतर रहता है, और इसमें भी 4 से 5 नंबरों का अंतर रहता है। PhD तो नॉर्मल बात है, बच्चों का हो ही जाता है। नेट भी अब नॉर्मल हो गया है, बच्चों का कई बार हो जाता है। तो आखिर JRF क्यों नहीं होता है? क्या कारण ऐसा है? एक ही कारण है, जो PhD होते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, मज़े लेके पढ़ते हैं। नेट होते हैं वो गहराई में थोड़ा पढ़ते हैं, मगर जिनका JRF होता है वो एक एक नंबरों के लिए मरते हैं, एक एक नंबरों के लिए खुद को कुर्बान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि JRF और नेट, आपको पता होना चाहिए, इस बार मात्र 94 लोग JRF हुए थे OBC में। इसका मतलब आप समझते हो कितना हाई कंपटीशन है। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझो, शॉर्टकट तरीका अपनाना छोड़ दो। ठीक है, पढ़ो, जो पढ़ो गहराई से पढ़ो, और कई बार पढ़ो, रिवीजन के साथ पढ़ो।
ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ। और फर्स्ट पेपर को साथ में लेकर चलो। 6 महीने में किसी भी बच्चे के लिए 20 यूनिट तैयार करना उतना ही चैलेंजिंग है, ठीक है, जितना एक बच्चे के लिए साल में यूपीएससी होता है। इतना समझ लो। तो ये चैलेंजिंग काम है, मगर आपको अपने आप को निखारना कैसे, अलग करना। जब तक आप अलग नहीं होगे कैसे निकाल लोगे। अब बाई चांस जैसे बच्चन सिंह के बारे में जो मैंने आपको पॉइंट दिए, ये ठीक है, ये पॉइंट जो बच्चा खुद से पढ़ता है, वो 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। कौन इतनी किताबें ढूंढे, और उनके पास उतना समय का अभाव भी रहता है। मैं उनकी गलती नहीं है, वो इतनी किताबें तो खरीद सकते हैं, पर समय कहाँ से निकालें बेचारे, ठीक है। मगर जो बच्चे समय निकाल के अपने आप को देते हैं वो अलग निकलते हैं। यानी वो जो 3 से 4% जो जियारत दिलाते हैं आपको, वही आपको अलग करते हैं। वो पॉइंट आपको पढ़ने कहाँ से, जो बच्चे जहाँ से पॉइंट छोड़ते हैं आपको वही पढ़ना है, बस आपका जियारत हो जाएगा। तो उनसे अपने आप को अलग करो। नाटक सब कोई पढ़ता है, बिल्कुल तुम भी पढ़ो। कहानी हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, आप भी पढ़ो, ठीक है। कविता हर कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ो। मगर वो तो सिर्फ उतना पढ़ के बंद कि उनको अपने आप को लगता है कि भाई मैंने हर चीज़ तैयार कर ली, मगर उनको ये नहीं पता है कि इतिहास, जैसे मान के चलो कहानी पर बच्चन सिंह का एक कथन पूछ लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट जिसने भी विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ लिया होगा उसका वो सवाल गलत और 1-2 नंबरों से आपको पता है जियारत रुकता है, ठीक है। तो अपने आप को हर बच्चे से अलग करो, ठीक है। और ये मत सोचना कि अब अगर आप मुझसे जुड़े हो, मैं ये भी कहता हूँ इसमें वो वैसी कोई बात नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हो, ठीक है, तो भरोसा रखो कि जो पॉइंट जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा इतनी गहराई में जाके पढ़ाऊँगा कि उससे तो आपके सवाल वो नहीं छूटेंगे। बाकी जो यूनिट मैंने छोड़ी थी, मैं अपने तरफ से उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सोचो कि 1 महीना मुझे इस चैनल को शुरू किया हुआ है, ठीक है। उसमें से आपका प्यार अच्छा मिल रहा है कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी जा रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसमें से दूसरी बात है कि निबंध हमने ख़त्म कर दिया, प्रयोगवाद तक हम कविता में पहुंच चुके, भारतीय काव्यशास्त्र आपको ख़त्म कर चुके। 1 महीने में 60 वीडियो बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखना। 1 महीने में 60, और उसमें कम से कम 10 से 15 दिन हमने नहीं पढ़ा है, हमारे घर में शादी थी, ठीक है। तो समझ सकते हो कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर मैंने 60-65 वीडियो बनाए। इसका मतलब 4 वीडियो एक साथ में पढ़ ले रहा हूँ क्लास से। निरंतर अगर आपके लिए मैं एकदम समर्पित हूँ तो आप भी एकदम समर्पित हो जाओ क्लास के लिए नोट्स ले लो, ठीक है। ये नोट्स अगर आप ले लोगे तो आपके लिए बेहतर उपाय होगा एग्जाम, ठीक है। कम समय में अच्छी तैयारी, इसीलिए टीचर से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं हिंदी साहित्य इतिहास बड़ा कठिन चीज़ है, आप भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर टीचर्स जब आप जुड़ते हो किसी से, एक से जुड़ो, दिल से जुड़ो, ठीक है, समर्पित कर दो। अगर आप हमसे जुड़ो, मैं अपना नंबर भी आपको दे चुका हूँ, जितने टाइम कॉल करोगे मैं आपको समझाऊंगा, गाइडेंस करूंगा बाकायदा। आपको किताब आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस अगर मुझ पे जुड़े हो तो भरोसा करके जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कंटेस्ट करते चलो। अगर यार इन हिंदी साहित्य में आपके क्वेश्चन 8 मिनटों से जितना पूछा जाएगा, आपको एक एक पॉइंट आता होगा, आप कर नहीं पाओ वहाँ कोई प्रॉब्लम से, तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। चलो, अंधा युग की भाषा। अब ये देखो, इतना पॉइंट अच्छा है कि अंधा युग की भाषा अपनी सरलता, टोन के उतार चढ़ाव, लय, क्रियात्मकता आदि के कारण नाटकीय स्थितियों का जो अब बिंब प्रस्तुत करती है, उससे यथार्थ का नवीन पक्ष उद्घाटित होता है। यथार्थ के नवीन पक्ष या नए यथार्थ के चित्रण के फलस्वरूप कला में सृजन की समस्या उठती है। अंधा युग की सृजनात्मकता हमें अभिभूत, इन्वॉल्व न करके चिंतापरक, क्या है, कॉन्टेम्पलेटिव बनाती है, ठीक है। अब देखो, ये कथन इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं समझेंगे कि वस्तुतः यह तनावों का नाटक है। कैसा है? तनाव का नाटक, ठीक है। क्या है? यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। नाटकीयता तनाव में होती है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं। नाट्यता तनाव में होती है। कथन किसका है अंधायुग के बारे में? तो बच्चन सिंह का। ठीक है। अश्वत्थामा का अंतः, ये छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, जितना है इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया। अपनी अपनी यातनाओं से पीड़ित व्यक्तियों का टेक्सचर एक दूसरे से टकराकर अंतर टेक्सचर में बदलता है और इस प्रक्रिया से गुजरकर नाटकीय संघटना अपना नया रूप लेती है। यह प्रक्रिया विचारों, नाटकीय स्थितियों, दृश्यों की द्वंद्वात्मकता में निहित होती है। अपने इस द्वंद्वात्मकता के कारण अंधायुग नाट्य साहित्य में विशेष गौरव का अधिकारी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग याद रखें। इसकी विषय वस्तु देखो, आपको मैं फिर वही तो कहता हूँ, और ना आपको दृष्टि पढ़ने की ज़रूरत है जो नाटक से दृष्टि जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि जो उसमें का अच्छा पॉइंट लगा मैंने यहाँ पे रखा है, मैं ये कहता हूँ आपसे। ठीक है, जो उसमें से अच्छे लगे वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। किसी भी किताब को आप फॉलो करोगे आपको इस नोट्स में वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक से नहीं, मैंने कई चीज़ों को ध्यान में रख के फिर बनाया है नोट्सों को। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, इसकी विषय वस्तु, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। ठीक है, ये बातें आपको भूमिका में मिली थी। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या यथा युद्ध की विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये एक बात ये आई है कि नाटक का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है। आपसे मैंने बताया कि भारत दूसरा नाटक हो गया और अंधायुग नाटक हो गया जो मंगलाचरण से शुरुआत होते हैं, और एक बकरी नाटक। ठीक है, युद्धोपरांत, युद्ध के उपरांत यानी युद्ध के बाद एक गीत होता है, ये आपको सब देखना है। इसके प्रमुख पात्र भी देख लेते हैं। अश्वत्थामा सबसे इस नाटक का अगर हम हीरो कह सकते हैं, नायक कह सकते हैं, तो अश्वत्थामा है। ठीक है, गुरु द्रोण का पुत्र है, आप लोग जानते होंगे, आचार्य द्रोणाचार्य उनके पुत्र हैं। दुर्योधन का ये मित्र होता है। कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध होता है। कोई कमेंट करके मुझे और बताया कि आपने इन 13 से 14 नाटकों में वो कौन सा नाटक है जो अश्वत्थामा के बारे में एक और बात करता है, एक और नाटक है जिसमें अश्वत्थामा का जिक्र है। ठीक है, बताना कमेंट करके। एक अंधायुग हो गया, एक और बताना वो कौन सा नाटक है। ठीक है, कृष्ण याद रखना, कृष्ण ये पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्र, याद रखना ये कृष्ण मानवीय रूप में है। गांधारी धृतराष्ट्र की पलित पत्नी है, सॉरी यहाँ पे पत्नी कर लो। ठीक है, पत्नी कर लो, यहाँ पली आ गया। ठीक है, क्या है? पत्नी, इंपॉर्टेंट। तथा कौरवों की माँ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंधा पिता है, याद रखना। कृतवर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पात्र कृतवर्मा भी है। ये युद्ध के बाद जीवित और कौरवों की ओर से लड़ने वाला था, याद रखना। संजय वेरी इंपॉर्टेंट है पात्र इनके। व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध के आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते, यानी संजय दिव्य दृष्टि उनके थी। वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पास बैठते थे और जहाँ महाभारत होते थे वहाँ पे उनकी आंखें पहुँच जाती थी, ऑटोमेटिक दीवारें हट जाती थी, लाइव दिखाते थे कि देखो ऐसा ऐसा यहाँ ये मार है, ये युद्ध, अरे क्या नाम है, भीम ने इनको मारा है, उनको मारा है, सबका बाकायदा दिखाते थे। ठीक है, और संजय ही ऐसे पात्र हैं इस नाटक में जिन्होंने अपने आप को खुद को निरर्थक माना है। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धयाचक एक कल्पित पात्र है जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, होगी जय दुर्योधन की, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। अनासक्त एक ऐसा नक्षत्र आया जो सारे नक्षत्रों की गति बदल दी, ये कथन मिलेगा। बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है, अश्वत्थामा इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, युत्सु धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दासी से उत्पन्न पुत्र जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, याद रखना। यही एक पात्र ऐसा है जो पांडवों की तरफ था कौरवों का, पर जाता है वैसे उधर युद्ध के अंत तक बचा रहता है। विदुर गांधीवादी पात्र, याद रखना। इस आप पूछा जा सकता है कि इस नाटक में गांधीवादी पात्र कौन है, तो विदुर हैं। कृष्ण भक्त कुशल राजनीतिक हैं, याद रखना। कृष्ण के भक्त भी हैं, कौन? विदुर। प्रहरी और गौड़ पात्र प्रहरी 2 है। व्यास हैं, कृपाचार्य हैं। ठीक है, युधिष्ठिर है, गूंगा भिखारी जिसको बुखार होता है, ज्वर होता है, बलराम और भीम, याद रखना। कुछ विशेष, इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम क्या है? गांधारी।
जो है रंगमंचीयता की दृष्टि से एक सफल नाटक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में, ठीक है, वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब बोलना, श्रोता मतलब सुनने वाला, नाटक की रचना हुई। यह एक गीत नाट्य है, आप लोग जानते हैं। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया था, ये भी आप जानते हैं। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली, याद रखना, ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है, यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। अब थोड़ी सी हम कथा सार समझ लेते हैं। देखो, अभी तक सिर्फ इसकी समझ लो कि अभी हम नाटक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अभी नाटक पर हम पहुंचे नहीं हैं, तो इन्हीं का तो जारफ होगा जो बच्चे जुड़े रहेंगे। ठीक है, जो मैं ये नहीं कहता मुझसे जुड़ने वाले का, अब ये बात नहीं, मेरा वो कहना नहीं है, मतलब जो गहराई से बच्चे पढ़ेंगे, जो भी गहराई से पढ़ेंगे उनका जारफ हो जाएगा। पहला अंक क्या है? गौरव, जो है कौरव नगरी, इंपॉर्टेंट है। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। देखो, अभी एक इनकी थोड़ा कथा सार पढ़ लोगे तो आपको कथा समझ में आ जाएगी, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित, मर्यादा से ही आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन, याद रखना, दो प्रहरी कौरव महलों में राजनाश, कुलनाश, याद रखना, राजनाश कुलनाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती आती है, जो उन्हें अपशकुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा, याद रखना, विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है, याद रखना, विदुर द्वारा। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कि किस अंक में कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहते हैं गांधारी, तो पहले अंक में। तभी वृद्ध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपनी अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। याद रखना, ये पहले अंक का जो है कथा गायन रहा। दूसरे अंक में क्या है? इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो कि संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाते हैं और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छल पूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है और कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे हैं, वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा से उसे शांत करते हैं। याद रखना, ये दूसरे अंक की जो है सार था। तीसरा अंक जो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य था, इसमें समझो। इस अंक का आरंभ, याद रखना, कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ, इंपॉर्टेंट है, युत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। पूछा जाएगा कौन इसमें आत्मग्लानि हो रही है, किसको? तो याद रखना, किसको हो रही है? युत्सु को देता है। और गांधारी उस पर कठोर व्यंग्य करती है। पूछा जाएगा कि गांधारी किस पर कठोर व्यंग्य करती है, तो युत्सु पर। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्राण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बन जाता है। कौन? अश्वत्थामा। तभी रात्रि में अश्वत्थामा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात होगी, तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से, याद रखना, इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला जाता है। हो सकता है आपसे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सके, जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर नहीं आया होगा, कि पूछा जाएगा कि
पांडवों की सेना को यानी पांडवों का वध करने की प्रेरणा अश्वत्थामा को कहाँ से मिली थी? तो उल्लू के ऊपर, उल्लू जो है, उल्लू का आक्रमण जो कौवे का वध दिखता है, यानी उल्लू जो आक्रमण करता है कौवे पर और वध कर देता, इसी से उसको प्रेरणा मिलती है और वो जाकर कहाँ, पांडवों को मारता है। ठीक है, जाता है पर मार नहीं पाता है। अंतराल क्या है? पंख पहिए और पट्टियाँ। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है अंतराल में। युत्सु, याद रखना कौन कौन है, युत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेत आत्मा के पीछे पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप, याद रखना महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा अंक जो गांधारी का साप है, इंपॉर्टेंट है। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश करता है। याद रखना इसी अंक में जटा कटा विलज जिलवे जो है, क्या नाम है, वो जो एक श्लोक आता है वो इसी अंक में है। ठीक है, शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों को वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती हैं और लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती हैं। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए, याद रखना कौन कौन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। व्यास आते कहते रुक जा, तुझे पता नहीं है धरती बंजर हो जाएगी, गेहूं के फुनगियों में से नाग निकलेंगे। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा जो अर्जुन की वाइफ थी, उत्तरा के गर्भ पर चला देता है। नहीं, सॉरी, अर्जुन की वाइफ नहीं, अर्जुन की बहू, ठीक है, यानी अभिमन्यु की पत्नी देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। ठीक है, पांचवा अंक विजय क्रमिक आत्महत्या। तो कृष्ण को भी शाप देती हैं गांधारी, देखना एक दिन तुम्हारी भी इसी प्रकार से मृत्यु होगी, जो कि होती है। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है पांचवें अंक में। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो मिले कि भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। ठीक है, किसके कटु वचनों से? भीम के। युत्सु अपमानित, याद रखना, अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता। युत्सु भाले से प्रयास करता होता है, किसे? भाले से। कुंती, याद रखना, कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। पांचवें अंक में कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, याद रखना कौन कौन? कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। समापन यानी प्रभु की मृत्यु, इसमें देख लेते हैं क्या है। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जरा नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस पैर पे भैया? बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर मार चलाता है। ये भी याद रखना, व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर, याद रखना कहाँ? बाएं पैर पर। किसका मुख समझकर? मृग का। किसका? मृग का समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। इसी अंक में यानी लास्ट में अश्वत्थामा भी कृष्ण की गुणगान करने लगता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रकाश का अंश निष्क्रिय यानी संजय, प्रकाश का अंश निष्क्रिय कौन? संजय आत्मघाती युत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा
अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। तो ये हमारे, अब देखो 23 पेज में मैंने आपको भूमिका, आलोचना की समीक्षा, इतना सब समझा पाए हैं। अब हमारे बाकी में नाटक है, ठीक है। एक एक पॉइंट हम जो बहुत ही मतलब एक 3 प्रकार के इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होते हैं बहुत, एक होता है बहुत, एक और होता है बहुत, ठीक है। यानी बहुत, मध्य और सबसे लास्ट। तो तीनों पॉइंट के इसमें नोट्स जो है पॉइंट मिलेंगे। जो सबसे क्वालिटी, जो सबसे नीचे की क्वालिटी है वो मैंने नहीं रखा है। जो बिल्कुल पूछेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अंधा के नाटक से कोई भी पंक्ति आएगी इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। और वो जो पॉइंट जो मैंने कलर किया है उसी को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे, ठीक है, तो एक चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपसे सिर्फ एक उम्मीद है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और मेरे चैनल को थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में चलते हुए आपको मैं, चलो अगले क्लास में सुनाऊंगा। एक कविता मैंने आपके लिए लिखी है, सुनाऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।